हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्यारे बच्चों, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था। हमने nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को स्टार्ट किया था। उसके लिए हमने उसके दो सॉल्यूशंस, अगर हमें किसी भी nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए हमें उसके दो पार्ट निकालने पड़ते हैं। एक तो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारी नॉन होमोजेनियस nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कोरेस्पोंडिंग हम होमोजेनियस इक्वेशन बनाएंगे इज इक्वल टू 0 रखते हैं, और उस होमोजेनियस इक्वेशंस के जो भी सॉल्यूशन होंगे वही हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होंगे। और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे किया था कि 1 बाय जो भी हमारे पास एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनती है एफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, इसको हमने सॉल्व कर दिया था। वहां से जो आया था वो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आया था। फिर हमने जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा था कि सी एफ प्लस पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, और हमें हमारी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया था। अभी तक हमने जो बात की सभी कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे थी। वहां पे हमारे कुछ हमने क्या किए थे, मेथड्स किए थे, कैसे हम किसी पर्टिकुलर अगर हमारे रूट से रिपीटेड आते हैं, डिस्टिंक्ट आते हैं, कॉम्प्लेक्स आते हैं, या फिर हमारे रूट इरेशनल टाइप से आते हैं, तो वहां पे हमने कैसे हम सी एफ निकालेंगे, कैसे हमने कुछ फंक्शंस के लिए पी आई भी डिफाइन किया था कि कैसे कैसे होगा, वो सब हमने कर लिया। फिर एग्जांपल्स भी दिए थे, तो हमने उन्हीं में से एक दो एग्जांपल ऐसा जा सकता है बच्चों। क्या कहता है ये डी स्क्वायर वाई प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x। आपने इस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की, यहाँ पे हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो हमारे क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, कोई भी वेरिएबल हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ से, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से डी की जगह पे m पुट कर दीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा हमारा m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ से m आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 2 इंटू, ठीक है। तो हमारा सी एफ क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा हमारा C1। अब हमारे रूट्स कैसे हैं, अल्फा प्लस माइनस आल्फा, बीटा कॉम्प्लेक्स रूट है, जहां अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और बीटा की वैल्यू 2, e टू द पावर 0 इंटू एक्स इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। ये हमारा सी है। हमारा पी आई क्या आ जाएगा कि 1 बाय एफ ऑफ डी यानी कि डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 2x। जब भी साइन ए एक्स हो तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर, जैसे हम करेंगे माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस, ये हमारा क्या करें नीचे 0 मिला, यानी कि केस ऑफ फेलियर, कि हमारा मेथड का क्या होगा, यहाँ पे फेल होगा। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ और तरीके कैसे करेंगे कि आप सबको पता है ई रेशो पर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन आइलर फंक्शन होता है हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे 2x ले लेंगे, ई रेशो की पावर आयोटा 2x, वो क्या जाएगा हमारे पास cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x, ठीक है। जैसे ये हमारे पास बन गया, यानी कि हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो फंक्शन है वो क्या है, इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है, कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसका ये तो हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यानी कि मैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूं या इसके इमेजिनरी पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूं, बात सही है। यानी कि हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई कैलकुलस, वो क्या जाएगा हमारे पास 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ई रेज़ टू द पावर आएगा
तो आप क्या कीजिए, ये हमने किया था कि x कुछ फंक्शन ऑफ x इनटू में e रेज़ टू पावर x हो, सम ax हो, तो ये इसको ले लेंगे आगे e रेज़ टू पावर i का 1 बाय, और हमारा d की क्या जाएगा d प्लस a, जो भी हमारा यहाँ पे है, यानी कि क्या जाएगा d प्लस 2 i स्क्वायर प्लस 4 इनटू, अगर ऐसा हो क्या जाएगा ये e रेज़ टू पावर 2 आयोटा x इंटू 1 बाय, ये यहाँ पे क्या जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ये प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी माइनस प्लस 4। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हमारा जाएगा -4, ये जाएगा हमारा +4, कैंसिल इंटू में क्या हमारे पास, हमारे पास क्या है e रेज़ टू द पावर 2 आयोटा x 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं e रेज़ टू द पावर 2 आयोटा x 1 बाय डी इंटू डी प्लस 4 इंटू, अब यहाँ से यहाँ कर लेता हूँ कि यहाँ से हमारा क्या जाएगा e रेज़ टू द पावर आयोटा 2x 1 बाय डी इंटू 1 बाय डी प्लस 4 आयोटा इंटू 1 को मैं लिखता हूँ e रेज़ टू द पावर 0x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से कि अब क्या आ जाएगा e रेज़ टू द पावर ax है और 1 बाय कोई हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो क्या करेंगे इसकी डायरेक्ट a रख दीजिए, a रखने मतलब क्या है 0 e रेज़ टू द पावर आयोटा 2x 1 बाय 2, जैसे ही डी की जगह पे 0 रखेंगे तो 1 बाय 4 आयोटा इंटू e रेज़ टू द पावर 0x, e रेज़ टू द पावर 0x तो क्या हमारा 1 ही है, इंटू में 1 को लिखेंगे, अभी तो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए 1 बाय 4 आयोटा e रेज़ टू द पावर आयोटा 2x इंटू में 1 बाय डी ऑफ 1। अब मैंने बताया था कि यार वहाँ सिंपल डी होगा तो डी क्या हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा, और अगर 1 बाय डी आ जाता है तो हमारा क्या होगा इंटीग्रल ऑपरेटर होगा। तो यार 1 बाय डी क्या होता है इंटीग्रेशन किसका 1 का x के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x, ये हमारे पास क्या आया x बाय 4 आयोटा e रेज़ टू द पावर आयोटा 2, अब ये आयोटा है इस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा से डिवाइड कर दीजिए, ये जाएगा x आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट निकालना था हमें, जिसके यहाँ से इमेजिनरी पार्ट निकाल दीजिए आप माइनस के x बाय 4 आयोटा, e की पावर 2 इसका आ जाएगा cos 2x प्लस आयोटा sin x, जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके साथ कहेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा हमारे पास माइनस के x बाय 4 cos 2x इंटू आयोटा टाइम्स ऑफ दिस, और जब इसकी हम इसके साथ कराना तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास x बाय 4 sin 2, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आया किसका e रेज़ टू द पावर आयोटा 2x का, लेकिन हमें तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चाहिए था, तो हमारे पास क्या जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू द पावर आयोटा 2x इज माइनस की x बाय 4 cos 2x, यानी कि हमारे पास 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 4 sin 2x, हमारे पास क्या आएगा माइनस x बाय 4। ऐसे ही अगर आपको इसका कोई रियल पार्ट निकालना हो, मान लीजिए आपके पास यहाँ साइन की बजाय कोस दे देता तो हम इसी का क्या निकाल देते हैं रियल पार्ट निकाल देते हैं वहां से x बाय 4 sin 2, ऐसे करेंगे। लेकिन अगर ऐसे आप एग्जाम में करने लग जाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा, क्वेश्चन वही है और हमारा टाइम में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा इस पे, और गलती होने के भी काफ़ी चांस है, कहीं आयोटा
मिस हो गया, ऊपर नीचे हो गया, आल्फा स्केयर को माइनस वन लिखना भूल गए तो काफ़ी चांस है। इसलिए आप नोट कर लीजिए पॉइंट कि अगर 1/d² प्लस AC साइन AX, यानी कि कभी हमारे पास ऐसा आ जाए कि साइन AX है, जैसे माइनस ए स्केयर पुट करते हैं हमारे पास 1/0 केस ऑफ फेलियर बनता है, तो आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस x/2a cos x। आप क्या करेंगे माइनस x टाइम्स ऑफ डिवाइड बाय 2 इंटू a इंटू कोस ऑफ। इसी तरीके से अगर आपके पास केस ऑफ फेलियर आता है हमारे पास कोस AX में, तब आप कैसे लिख देंगे x/2a साइन। ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। अगर आपके पास कभी भी साइन AX और कोस AX में अगर आपके पास केस ऑफ फेलियर आ जाता है, तब आप क्या करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस के x/2a cos ऑफ AX माइनस यहाँ से आ जाएगा x/2 इंटू साइन AX। ठीक है, अब क्या आता है, ये हो गया हमारे पास। कई बार हमारे पास क्या आता है, कुछ ऐसे फंक्शंस दे देता है जो हमने फॉर्म की थी उनमें से किसी भी फॉर्म के नहीं है। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप निकाल देंगे। जैसे उसने ये बोल दिया कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के दिखाइए मुझे इसका सेकंड 3x, कि अब आपने इसका क्या निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/d² प्लस 9 इंटू में सेकंड। अब यहाँ पे हमारा कोई मेथड यूज नहीं होता, हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देते हैं। d² प्लस 9 है, इसको मैं लिख देता हूँ d² माइनस 3 क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 आल्फा स्क्वायर यानी कि 9 आल्फा स्क्वायर, आल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 की प्लस का। जैसे मैं इसका ऐसे लिखता हूँ सेकंड, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/d माइनस 3 आल्फा d प्लस इंटू सी। अब आपने यहाँ क्या करना है, अब इनको यहाँ से अलग अलग करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है आपको। कि यहाँ से अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो क्या आता है हमारा d माइनस 3 आल्फा d प्लस 3 आल्फा। इसको हम मान लेते हैं क्या a/d माइनस 3 आल्फा b/d प्लस 3 आल्फा। फिर हम क्या करते हैं दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 1, जैसे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू डी माइनस 3 आल्फा सॉरी प्लस 3 आल्फा प्लस b इंटू डी माइनस 3 आल्फा। अब एक बार डी को प्लस 3 आल्फा पुट कर दीजिए, एक बार डी को माइनस 3 आल्फा। जैसे आप डी को प्लस का 3 आल्फा पुट करते हैं ये 0 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 6 आल्फा, 6 आल्फा इंटू a, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/6 आल्फा। जैसे आप डी को माइनस 3 आल्फा पुट करते हैं ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस के 6 आल्फा इंटू b, यानी कि यहाँ से हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 आल्फा। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा कि 1/6 आल्फा इंटू a सॉरी a बाई था ना, a की वैल्यू 1/6 आल्फा इंटू 1/d माइनस 1/6 आल्फा 1/d प्लस 3 आल्फा इंटू सेकेंड। अब बताइए इसके अंदर में तो क्या अंदर कहेंगे ध्यान से आ जाएगा 1/6 आल्फा 1/d माइनस 3 आल्फा इंटू सेकेंड 3x माइनस 1/6 आल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा d प्लस 3 आल्फा इंटू सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अब ये हमारे को फॉर्म बन गई कौन सी इंटीग्रेशन कि अगर 1/d माइनस अल्फा e रेज टू द पावर अल्फा x या कोई भी फंक्शन ऑफ x था इनटू f ऑफ x था, तो क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे माइनस है तो बाहर तो ऐसा ऐसा साइन
इंटीग्रेशन अंदर पॉजिटिव साइन इनटू एफ ऑफ एक्स और अगर हम इस प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज करते हैं तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है हमारा बाहर रह जाएगा, अल्फा यहाँ पे आप क्या है 3 आल्फा, तो मैं क्या कहता हूँ e रेज़ टू द पावर माइनस 3 आल्फा एक्स और अंदर 3 आल्फा एक्स, यहाँ से क्या जाएगा 1/6 आल्फा e रेज़ टू द पावर माइनस 3 आल्फा इंटू e रेज़ टू द पावर प्लस 3 आल्फा एक्स इंटू में सेकेंड 3x माइनस 1/6 आएगा इंटू यहाँ पे वही, अगर यहाँ पे प्लस है तो बाहर क्या जाएगा प्लस 3 आल्फा और अंदर इंटू एक्स माइनस के 3 आल्फा एक्स इंटू सेकेंड 3x, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये तो ऐसा कैसा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/6 आल्फा e रेज़ टू द पावर माइनस के 3 आल्फा एक्स इंटू, यहाँ से मैं e आल्फा एक्स क्या लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन कि cos आल्फा एक्स cos 3 आल्फा एक्स प्लस आल्फा sin 3 आल्फा एक्स इंटू dx इंटू secant 3x, secant 3x को मैं लिख देता हूँ cos 3x, सॉरी ये आल्फा में है 3x कि e की आल्फा थीटा क्या आता है cos थीटा प्लस आल्फा sin थीटा इंटू dx प्लस ये माइनस है 1/6 आल्फा इंटू e रेज़ टू द पावर 3 आल्फा एक्स, बाहर वाला ऐसा अंदर वाला क्या लिख दिया cos 3x माइनस आल्फा sin 3x और सेकेंड को वही 1/cos। अब क्या करता हूँ इस cos 3x के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 3x कैंसिल, यहाँ पे sin 3x डिवाइड बाय cos 3x 1/6 आल्फा e रेज़ टू द पावर माइनस आल्फा 3x इंटीग्रेशन 1 प्लस आल्फा sin 3x बाई cos 3x इंटू dx माइनस 1/6 आल्फा e रेज़ टू द पावर 3 आल्फा एक्स 1 प्लस 1 माइनस आल्फा sin 3x डिवाइड बाय dx, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास x, ये हो जाएगा हमारा 1/6 आल्फा इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस 3 आल्फा इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x प्लस आल्फा, हमारा फंक्शन क्या है cos का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, ये हमारा cos का डेरिवेटिव क्या जाएगा माइनस sin 3x और 3x का यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा -3 sin 3x, तो मैं क्या करता हूँ माइनस, तो ये लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने ये बनाना हमारा डेरिवेटिव, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई और -3 से डिवाइड, इसी तरीके से यहाँ पे कि माइनस तो है हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। अब अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x -1/3, अब हमारा cos x का डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर है -3 sin 3x, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा log ऑफ cos 3x -1/6 आल्फा e रेज़ टू द पावर आल्फा 3x इंटू x, अब ये माइनस अंदर चला जाएगा x प्लस आल्फा बाई 3, अब -3 तो डेरिवेटिव इसका किया जाएगा log ऑफ cos 3x, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा आंसर, क्या अब यहाँ से आप क्या कीजिए यही तक छोड़ दीजिए, या अगर अब थोड़ा और सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, इनको इकट्ठा कर दीजिएगा एलसीएम लेके और इनको इकट्ठा कर दीजिए, वही हमारा क्या जाएगा पर्टिकुलर, वो आप आपकी जो ऑप्शन में जो भी आंसर देखा उसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। तो ऐसे अगर आपको कोई भी हमारा फंक्शन नहीं बन रहा है तो हम उसको अलग अलग फैक्टराइज करके हमारी अल्फा वाई फॉर्म लगा दें डी माइनस अल्फा वाई। ये क्या था, ये था हमारा अभी तक
क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट। अब आता है कॉशी आइलर इक्वेशन। वो क्या थी, x टू द पावर n dny by dxn प्लस a1 x टू द पावर n minus 1 by dxn minus प्लस a2 n minus 2 d to the power n minus 2y by dxn minus 2 plus up to sum of a and y is equal to f of। अगर ऐसे हमारे पास कोई इक्वेशन है कि अगर यहाँ पे n डेरिवेटिव होता है इनटू x टू द पावर n, या फिर n minus 1 डेरिवेटिव इनटू x टू द पावर n minus 1 इनटू सम कांस्टेंट भी हो सकता है। यहाँ पे अगर n minus 2 डेरिवेटिव x टू द पावर n minus 2, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं तो x के बाहर भी नहीं है, इज इक्वल टू सम फंक्शन। अभी तक हमने इससे पहले जो किया था वो हमने किया था nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। वहां पे हमारे पास जो भी डेरिवेटिव टर्म थी उसके इनटू में क्या था, वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं थे हमारे पास, सभी हमारे कांस्टेंट थे 2 3 4 ऐसे, सिर्फ और सिर्फ हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट थे हमारे डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के। लेकिन अब हमारे पास अगर क्या जाता है, वेरिएबल कोएफिशिएंट आ जाता है हमारे पास, तो उसे हम क्या करेंगे, तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए देखते हैं। अभी हम वेरिएबल कोएफिशिएंट्स की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, और वेरिएबल में भी अगर हमारे पास स्पेशल इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है कि जहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव इनटू x टू द पावर n n - 1 ऑर्डर डेरिवेटिव इनटू x टू द पावर n - 1 n - 2 ऑर्डर डेरिवेटिव इनटू x टू द पावर n - 2 अप टू सो ऑन। तो ऐसी ऐसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कॉशी आइलर इक्वेशन। ये हमारी कॉशी आइलर इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे वेरिएबल कोएफिशिएंट से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट कि हमने वेरिएबल कोएफिशिएंट का अभी तो कोई मेथड नहीं किया है, लेकिन हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हमारे किसमें, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। और जैसे ही हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, फिर हम इसका क्या कर देंगे, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देंगे, जैसे हमने अभी मेथड किए थे। क्या करते हैं कि नाउ इक्वेशन 1 इज ए nth ऑर्डर linear differential equation with variable coefficient, with variable coefficient। इसमें हमारे पास क्या कोएफिशिएंट कैसे हमारे वेरिएबल हैं। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड to another differential equation with constant coefficient by, क्या कीजिए आप यहाँ पे x को पुट कर दीजिए e raised to the power of z, where z is any other independent variable, any other independent variable। ये भी हमारे क्या कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारे x क्या आएगा e raised to the power z, यानी अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे यहाँ से हमारे क्या जाएगा z इज इक्वल टू log x। जैसे ये आया यहाँ से हमारा dz by dx की वैल्यू क्या जाएगी, कि अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे क्या जाएगा 1 बाय। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कि यहाँ पे अगर हम x की जगह पे e रेज़ टू द पावर z पुट करेंगे, तो फिर हम इनकी डिफरेंशियल ऑपरेटर की जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है n - 1 का n - 2 का, इन सब की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम निकालते हैं किसकी, कि dy by dx। अब हमारे चेन रूल से क्या जाएगा, चेन रूल क्या कहता है कि dy by dx, अगर ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो dy by dz इनटू dz by। अब हमारे dy by dz की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन dz by dx की वैल्यू क्या है 1 by x, यहाँ से आ जाएगा 1 by dy by dy।
अगर मैं यहाँ से x को इस तरफ ले आता हूँ तो ये हमारे x होगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डी बाई डी जेड को हम क्या मान लेते हैं डी, जैसे हम डी बाई डी एक्स को क्या मानते थे डी। अब हमारा वेरिएबल क्या है जेड है, तो यहाँ पे डी बाई डी जेड रोटेड डी मानेंगे और ये वाई। तो हमारे क्या जाएगा एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी इंटू वाई। तो यहाँ से अगर मैं ऑपरेटर की बात करता हूँ तो एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हमारे किसके इक्वल आ गया डी ऑपरेटर इक्वल आ गया। यहाँ से एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू वाई आ गया। कि आपने y पे d लगाया या आपने y पे x इंटू डी बाई डी एक्स लगाया, वो सेम बात हुई। यहाँ से हमारा ऑपरेटर x इंटू डी बाई डी एक्स इसी को आ गया d। अब क्या आता है हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। इसे हम कह देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स डी वाई बाई डी। यहाँ से u इंटू इज वन बाई एक्स, इसका जाएगा पहले तो डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर, कि अभी जेड का फंक्शन है तो डी जेड स्क्वायर इंटू वाई का डी वाई बाई डी जेड प्लस यहाँ से जाएगा हमारा डी वाई बाई डी जेड इंटू माइनस वन बाई, यहाँ से एक्स डी वाई बाई डी जेड सॉरी डी वाई बाई डी जेड नहीं, कि यहाँ पे हमारा क्या है कि वाई फंक्शन है किसका एक्स का और जेड का। तो पहले ये हमारा आएगा जेड का इंटू डी ऑफ जेड बाई डी एक्स। हमें तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना था ना, कि पहले जेड के रिस्पेक्ट में, कि जेड के रिस्पेक्ट में था पहले जेड के रिस्पेक्ट में, फिर जेड है किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। ये था डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स। और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी वन बाई एक्स थी, ये वन बाई एक्स इंटू इसकी वैल्यू वन बाई एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी। यहाँ से आप एक्स के कॉमन लेके यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। यानी कि अगर यहाँ से आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई वाई को अगर हम छोड़ देते हैं ऑपरेटर की बात करते हैं कि डी एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा यहाँ से डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर माइनस के डी बाई डी जेड। यानी कि ये क्या आएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस डी, और डी स्क्वायर माइनस डी को मैं कैसे लिखता हूँ कि डी इंटू डी माइनस, यानी कि यहाँ से हमारा क्या था कि x इंटू डी बाई डी क्या आया था डी, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स क्या आया डी इंटू डी माइनस। तो सिमिलरली अगर मैं एक्स क्यूब करता हूँ तो अगर यहाँ से मैं एक्स क्यूब डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस अप टू सो। अगर मैं एक्स एन डी एन बटे डी एक्स एन की बात करता हूँ, जब यहाँ पे थ्री था तो डी में से टू सब्ट्रैक्ट हुआ, जब यहाँ पे एन है तो डी में से डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू डी माइनस एन माइनस। तो अब हम क्या कर देंगे कि हम यहाँ पे हमारे x के वैल्यू का n की जगह पर क्या रख देंगे कि हमने x को क्या पुट किया था e रेज़ टू द पावर z, यानी z को हमने क्या पुट कर दिया था log x। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे तो हम क्या पुट कर देंगे x टू द पावर n इज इक्वल टू डी एन बटे डी एक्स एन। इसकी जगह पर हमारा क्या जाएगा डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस एन माइनस वन इंटू इसकी जगह हम क्या कर देंगे y का y रहेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इस फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां पे हम क्या देंगे e टू द पावर z। तो हमारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म में क्या बन जाएगी नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी वो बन जाएगी कोई फंक्शन ऑफ d इंटू वाई
इज इक्वल टू जहाँ पे एफ ऑफ एक्स था एक्स जैसे हम ई रेट के बाद जेड पुट करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा कोई फंक्शन ऑफ तो वही एफ नहीं देखेंगे तो वही एफ का मतलब हो जाएगा तो हमने कोई क्या रख दिया क्या ऑफ कि अब हमारी क्या है ये इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूँ कि नाउ इक्वेशन 2 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant and can be solved by finding CF and PI can be solved by finding to get a general solution of 2 and इधर हमारा 2 का जनरल सॉल्यूशन आएगा जब हमारा सॉल्यूशन आएगा तो हम क्या कर देंगे कि z को and z is equal to put in general solution of 2 to get जनरल सॉल्यूशन होगा तो जैसे ही हमारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये बन जाएगी इसको हमने जैसे अभी तक सीएफ और पीआई के लिए सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करेंगे और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा तो हमारा क्या होगा y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ z में होगा विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट विद आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट्स लेकिन हमें तो हमारा जनरल सॉल्यूशन x में चाहिए था हम क्या कर देंगे z को क्या पुट कर देंगे log x और हमें हमारे उनका क्या मिल जाएगा जनरल अब ये क्वेश्चन आता हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x y डैश माइनस 20y इक्वल टू x प्लस 1 का जैसे हमने देखा डबल डेरिवेटिव के साथ x स्क्वायर सिंगल डेरिवेटिव के साथ x और विदाउट डेरिवेटिव के साथ कोई तो ये हमारी कॉस्ट-चाइल्डर इक्वेशन है यहाँ पे हम क्या करेंगे x को पुट कर देंगे e रेज़ टू द पावर यानी कि z को हमने पुट कर दिया तो ये हमारी किसकी ट्रांसफर होगी x के into d स्क्वायर और d स्क्वायर मिल जाएगा हमारा d into d minus 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई डी हमारा क्या था डी डी माइनस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था एक्स एक्स जब क्या आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर जेड ये हमारे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई अब ये हमारी जो इक्वेशन बनी है ये हमारे क्या है कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की कि यहाँ पे हमारे क्या है डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d माइनस 20 into y is equal to e raised to the z ये हमारे पास आएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस ठीक है तो अब हम इसको क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे यहाँ से क्या आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 20 यहाँ से एम स्क्वायर माइनस के 5m प्लस के 4m माइनस 20 0 फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास m माइनस 5 और m प्लस 4 इज इक्वल टू यानी m इज इक्वल टू 5 और माइनस 4 हमारे पास सॉल्यूशन है तो हमारा सी क्या जाएगा यहाँ से c1 e रेज़ टू द पावर 5x x नहीं आएगा अब हमारा फंक्शन z का है तो e रेज़ टू द पावर 5z प्लस c2 e रेज़ टू द पावर माइनस के 4z ये हमारा c अब हमारा पी आई क्या जाएगा 1 बाय जो हमारा ये ऑपरेटर था डी स्क्वायर माइनस डी माइनस इंटू ई रेज़ टू द पावर जेड प्लस वन का स्क्वायर है स्क्वायर कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20 जब इसके इंटू में करेंगे तो यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर ए से डायरेक्ट पुट हो जाएगा ये कि 1 बाय ए वन स्क्वायर को डी ले लेता हूँ इंटू ई रेज़ टू द पावर 2z प्लस 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू 1 और 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू 2 रेज़ टू द पावर ई और 1 को क्या लिख देता मैं ई रेज़ टू द पावर 0z यानी कि यहाँ से ई रेज़ टू द पावर ax है तो हमारे जो भी बोलो मेरे वहाँ क्या करेंगे डायरेक्ट 2 पुट कर देंगे तो 1 बाय जैसे 2 पुट करेंगे यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 20 ई रेज़ टू द पावर प्लस जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 0 माइनस 20 माइनस 1 बाई 20 ई रेज़ टू द पावर 0z प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे
टू तो हमारा कॉन्स्टेंट है बार, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, जैसे 2 पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 नहीं 1 पुट करेंगे कि 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 माइनस 20 ई रेज़ टू द पावर, तो आ जाएगा 22 माइनस 4 माइनस 1 बाई 18 ई रेज़ टू द पावर 2z माइनस 1 बाई 20 और माइनस 2 बाई कैंसिल 2 बाई 10 यानी कि माइनस के 1 बाई 10 ई रेज़ टू द पावर, ये हमारा सी एफ आ गया, ये हमारा पी आई आ गया कि माइनस 1 बाई 18 ई रेज़ टू द पावर 2z माइनस 1 बाई 20 माइनस 1 बाई ई रेज़ टू द पावर, कि यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट ई रेज़ टू द पावर जेड में दिख रहे हैं, तो हमारा ई रेज़ टू द पावर जेड क्या था, एक्स था, तो ई रेज़ टू द पावर 5z क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हम 5 पावर ले लेते हैं, तो क्या जाएगा हमारा एक्स रेज़ टू द पावर 5, तो अगर मैं क्या करूँगा C1 यहाँ पे डायरेक्ट क्या जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 5, C2 एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 4 माइनस 1 बाई 18 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 10 एक्स, कि हमने जेड को क्या कर दिया, वापसी एक्स कर दिया, तो ये जो सोल्यूशन आया ये हमारा क्या गया, जनरल सोल्यूशन आया हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर यहाँ पे हमारे एक्सपोनेंशियल सिंपल जेड होता तो हम उस जेड की जगह क्या पूछ देते, लॉग जेड, लॉग एक्स पूछ देते, लेकिन हमारा काम यहीं से चल गया इसमें, तो हमने डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट की और हमने एक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया हमारे जनरल सोल्यूशन को। ये हमारा जनरल सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 2 का इसका, और ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा इसका। ऐसे आपने किसी भी कॉची आइलर इक्वेशन को क्या करना है, सो मैंने आपको होमोजेनियस इक्वेशन कहा था, इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। कि हमारे होमोजेनियस की एक और डेफिनेशन यही भी है कि y रेज़ टू द पावर n के साथ x रेज़ टू द पावर n, n माइनस 1 के साथ x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 2 डेरिवेटिव के साथ x रेज़ टू द पावर n माइनस 2, अगर ऐसी ऐसी इक्वेशंस है उसे हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। कि हमारे होमोजेनियस डेफिनेशन के लिए, होमोजेनियस वर्ड के लिए एक और नई डेफिनेशन ये भी हो गया हमारे। तो ऐसे आप किसी भी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को या फिर कॉची आइलर इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली। थैंक यू।